हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर एलपीजी पॉलिसी के रिगार्डिंग हमने स्टार्ट किया था कि एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई थी, जिसने हमारे इंडियन इकोनॉमी के भविष्य को बदल कर रख दिया था। हम उसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, उसके 3 एलिमेंट्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अच्छा जी, लिबरलाइजेशन से पहले चलता क्या था वो बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन से पहले चलता था लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब है कि कोई भी छोटे से छोटा काम करना है आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी चलती फैक्ट्री के अंदर आपको नई मशीन लानी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लो, दूसरे स्टेट में माल भेजना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लो। आप जिस लाइन में डील कर रहे हो उसमें अगर एक छोटा मोटा और प्रोडक्ट आपको बनाना है अपनी फैक्ट्री में तो गवर्नमेंट से परमिशन लो। जब सारी परमिशन गवर्नमेंट से लेनी है तो हमने क्या करना है, ठीक है। इसीलिए इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, इतनी सारी पाबंदियां थी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट जो लोग हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी। अब जब गवर्नमेंट की पार नहीं पड़ी, जब गवर्नमेंट पूरी तरीके से डूबने लगी तो उसे याद आई हम प्राइवेट सेक्टर्स वालों की, तो हुआ क्या, लाइसेंसिंग की जगह आया लिबरलाइजेशन। लाइसेंसिंग की जगह क्या आया, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो मुक्ति मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए, एक तरीके से ये तो कह सकते हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, वही तो है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब यही तो होता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो अननेसेसरी रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हुए थे हम प्राइवेट सेक्टर वालों के ऊपर, वो अननेसेसरी रूल्स और रेगुलेशंस क्या कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। उसे क्या बोला जाता है, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ या प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अननेसेसरी टैक्सेस, रूल्स, रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि कह रहा है कि लिबरलाइजेशन का मतलब एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर गवर्नमेंट अननेसेसरी जो रूल्स रेगुलेशंस लगाए हुए गवर्नमेंट ने उनको हटा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके हर सेक्टर में लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन हर सेक्टर में देखो कैसे आया। पहले सभी फैक्ट्रियों को, मतलब कोई भी काम कर रहा है गवर्नमेंट करेगी तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है तो उसे लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उन सबके लिए पहले लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब लिबरलाइजेशन आने के बाद सिर्फ 5 फैक्ट्रीज बची थी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जिनमें लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी। एक हो गई एसिड हो गई, एक डिफेंस हो गई, एक टोबैको हो गई, ठीक है, एक लिकर हो गया यानी कि अल्कोहल, और एक एटॉमिक एनर्जी हो गई। ये 5 फैक्ट्रियां थी, यानी कि तंबाकू, लिकर, एसिड, डिफेंस और एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग जो सेक्टर था उसमें अगर किसी को काम करना है तो आज भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी काम कर लो लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। छोटे मोटे फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग 1-2 लाइसेंस लेने पड़ते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। पहले लाइसेंस बहुत महंगे मिलते थे और हर सेक्टर में था, लेकिन अब लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दी, ठीक है। इंडस्ट्रीज के केस में तो ये हुआ। अच्छा, फिर आते हैं हमारे बैंक की बात। हमारे बैंक में सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले वो कंट्रोलर था। कंट्रोलर मतलब समझते हो आप, जो हर चीज को रेगुलेट करे, तानाशाह के रूप में काम करे, मतलब हर चीज पर अपनी धाक जमाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कोई उसके बिना पूछे कुछ काम नहीं कर सकता, ये पॉलिसी थी। तो कहीं ना कहीं हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर खराब था। लेकिन 1991 के आने के बाद आरबीआई रेगुलेटर कम, फैसिलिटेटर ज्यादा हो गया। फैसिलिटेटर का मतलब है जो सुविधाएं दे, यानी कि जो उदारवादी हो, यानी कि जो लिबरल हो, जो दूसरों के भले के लिए काम करे। अब बैंक्स को इतनी सारी छूट दी गई और देखो उसके बाद ही थोड़े टाइम में बैंक एक कस्बे तक पहुंच गए थे, एक गांव तक पहुंच गए थे। तो उस फैसिलिटेटर के रोल का बहुत फायदा मिला। तो यहाँ पर ये बात खत्म होती है लिबरलाइजेशन की, कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लिबरलाइजेशन से पहले क्या था, लाइसेंसिंग थी। कोई भी काम करना है उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 ही सेक्टर्स में, 5 ही कंपनीज में लाइसेंस की जरूरत रखी थी।
तंबाकू की, लिकर की, एसिड की, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, इस केस में इसके अलावा और कहीं भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। तो बात होती है यहाँ पर क्लियर लिबरलाइजेशन के रिगार्डिंग कि लिबरलाइजेशन के आने के बाद हम बहुत सी चीज़ों को अपनी मर्जी से कर सकते थे, गवर्नमेंट की परमिशन की लेने की नीड नहीं थी, आसानी से हम लोग अपना व्यापार शुरू कर सकते थे। बहुत सारी जो पाबंदियाँ थी गवर्नमेंट ने मार्केट से वो हटा दी थी। अब आप अलग अलग स्टेट्स में इजीली माल भेज सकते हो, जो चाहो वो सामान बना सकते हो, जितनी चाहो आप मशीनें ला सकते हो। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को इंसेंटिव्स मिले कि लोग अच्छे से काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, क्योंकि अब पाबंदियां नहीं है। क्लियर हुई वाली बात? चलिए सेकेंड है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन। ये थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। क्या था, गवर्नमेंट डूब तो रही थी, ये तो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी कंपनीज की लिस्ट बनाई। ठीक है साहब, अब जब कंपनीज की लिस्ट बनाई तो गवर्नमेंट ने बोला कि हेल्दी यूनिट यानी कि प्रॉफिट मेकिंग यूनिट तो लगाओ साइड में, मतलब उनकी लिस्ट तो निकालो साइड में, और जो सिक यूनिट्स ये गवर्नमेंट की भाषा में बोल रहा हूँ, वरना इसको प्रॉफिट और लॉस भी बोल सकता था, लेकिन जो सिक यूनिट्स है, जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है, उनकी लिस्ट लगाई। ठीक है, सब बना दिया। अब इस लिस्ट को बनाने के बाद जो हेल्दी यूनिट्स है वो तो बहुत बढ़िया, उनको हटाओ। जो सिक यूनिट्स है उनकी दो कैटेगरी बनाई। एक कैटेगरी वो जिनमें हम थोड़ा पैसा लगाकर, थोड़ा मैनेजमेंट सुधार कर, जिसको हम सिक से हेल्दी में डाल सकते हैं, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, और एक वो जो भगवान भी अगर नीचे उतर जाए तो उन इंडस्ट्रीज को हेल्दी नहीं बना सकता, प्रॉफिट मेकिंग नहीं बना सकता। तो अब क्या किया जाए? मतलब गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई, लेकिन थोड़ी ज्यादा ही लीड दी गई। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसे इंडस्ट्रीज जिनको कोई भी सुधार नहीं सकता उनको बेचना शुरू किया। उनको क्या किया? बेचना शुरू। ठीक है, अच्छा जी, अभी बेचने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो तो वो आपके लिए संपत्ति तैयार हो रही है, मतलब अब उसके ऊपर अधिकार आपका हो रहा है, आपके लिए असेट तैयार हो रहा है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने कहीं से पैसा निकालना शुरू किया, अब वो संपत्ति आपकी नहीं। मान लो मेरी दुकान है, मैंने मेरी दुकान बेच दी, तो दुकान का माल जो पहले मेरा था, दुकान की जगह जो मेरी थी, बेचते के साथ ही पैसा तो आ गया मेरे पास, लेकिन अब दुकान का माल मेरा नहीं है, दुकान मेरी नहीं है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है, जहां पर पैसा लगा है वहां से पैसा निकालना, वो क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट ने ये डिसइन्वेस्टमेंट दो तरह से, एक पार्टली और एक फुली। पार्टली और फुली का मतलब है कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसकी लागत 100 करोड़ की, कितने की? 100 करोड़। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम तो इसकी 25% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, यानी कि हम इस फैक्ट्री में किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, किसी को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन कितने परसेंट का? बस 25% का। अब 100 करोड़ है, 100 करोड़ का 25% कितना होगा? 25 करोड़। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी से भी जो भी इंटरेस्टेड है उससे 25 करोड़ लेगी और उसको अपनी कंपनी में पार्टनर बना देगी। अब कल से 25% ओनरशिप उसकी और 75%, 75% किसकी? गवर्नमेंट की। तो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को कम कर लिया, गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर लिया, गवर्नमेंट ने अपने एसेट को कम कर लिया, लेकिन पूरा किया या पार्ट में किया? पार्ट में तो किया, सिर्फ 25% ही तो दिया, बाकी 75% किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। और मान लो गवर्नमेंट बोल दे कि 100 के 100% हम बेचना चाहते हैं, मतलब पूरी फैक्ट्री लो, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ले लो, तो वहां पर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने अपनी पूरी की पूरी जो फैक्ट्री थी, पूरी इंडस्ट्री की, वो ही किसको बेच दी पूरी। तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ गया। अब क्या गवर्नमेंट की 1% की वहां ओनरशिप है?
ये होता है फुली। क्या होता है ये? फुली, यानी कि एक तो पूरा बेच देना और एक कुछ टुकड़ों में बेच देना। तो ये प्रोसेस होता है डिसइन्वेस्टमेंट। कौन सा प्रोसेस होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट को बेचेगी क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं। गवर्नमेंट किसको बेच रही थी? प्राइवेट सेक्टर को। जब गवर्नमेंट अपनी फर्म के, अपनी इंडस्ट्री के शेयर्स को, यानी कि शेयर्स मतलब अंशों को, यानी कि हिस्सों को, ठीक है, अपनी कंपनी के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दे, वो प्रोसेस कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दे, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से हुआ क्या? इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से हुआ क्या? देखो, जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थी उनको बेचकर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लिए। अब करोड़ों रुपए लेकर क्या किया? पहला फायदा, अब जब वो फैक्ट्रियां रही नहीं तो अगले साल से जो उनमें नुकसान होगा, वो नुकसान देने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं, क्योंकि वो फैक्ट्री ही अब गवर्नमेंट की नहीं है। पहला फायदा समझ में आया कि गवर्नमेंट का आगे आने वाला होने वाला जो नुकसान था वो बच गया। दूसरा फायदा, गवर्नमेंट के पास जो इतना सारा पैसा आया, जो गवर्नमेंट की सिक यूनिट्स थी जिनको हेल्दी बनाया जा सकता था, गवर्नमेंट ने उनमें पैसा लगाया और उनको क्या बना दिया? प्रॉफिट मेकिंग बना दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने नुकसान बचा लिया और कमाई शुरू कर दी। अच्छा, जो हेल्दी यूनिट्स थी, जो पहले से ही पैसा कमा रही थी, उनमें इन्वेस्टमेंट और डाल दी ताकि उन्होंने अपना व्यापार और फैला दिया, उन्होंने और पैसा कमाना शुरू किया और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा उससे गवर्नमेंट ने अपने कर्जे निपटा दिए। तो देखो, गवर्नमेंट कर्जे निपटाए, ब्याज बचा, लॉस मेकिंग यूनिट्स बेची, अगले साल से होने वाला नुकसान बचा, उस पैसे से सिक यूनिट्स को हेल्दी बना दिया और हेल्दी यूनिट्स को और प्रॉफिटेबल बना दिया। तो फायदा ही फायदा हुआ, ठीक है। अच्छा, इन सब से हुआ, इन सब से ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी फर्मों को बेच-बेचकर प्राइवेट सेक्टर के रोल को मार्केट में बढ़ाया। देखो, यहाँ भी तो क्या था? लिबरलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर को आजादी दी गई थी। अच्छा, अब कुछ चलती फैक्ट्रियों में गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी दे दी थी प्राइवेट सेक्टर को, तो इससे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा इकोनॉमी में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही यही है, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना ही, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना ही, या प्राइवेट सेक्टर के पार्ट को बढ़ाना, यानी कि उसके हिस्से को बढ़ाना, यानी कि उसके, हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूती देना इकोनॉमी के अंदर, वो क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे पहला प्रोसेस था वो डिसइन्वेस्टमेंट ही था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जब अपनी गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दे, होली यानी कि फुली या पार्टली, यानी कि कुछ हिस्सों में या पूरे तरह से। क्लियर हुई ये वाली बात? चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी ग्लोबलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ पर जनता गवर्नमेंट आई थी। जनता गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसको पहले जनता गवर्नमेंट बोलते थे, मतलब जनता पार्टी हुआ करती थी। इसकी गवर्नमेंट आई थी और गवर्नमेंट उस समय कांग्रेस में इंदिरा गांधी की सरकार चलती थी। तो जो इसके लीडर थे उन्होंने दिल्ली मैदान में, दिल्ली जो रामलीला मैदान, जो दशहरा मैदान है, वहाँ पर एक सभा बुलाई थी। 10 लाख लोग वहाँ पर आए थे और उन्होंने पहली शुरुआत ये की थी। उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। उन्होंने कहा था कि महारानी सिंहासन छोड़ो, जनता आने को है। यानी कि उन्होंने दिखाया था कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आप लोग निकलो, जनता आने को है। अच्छा, अब अपन को इससे मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि उनके एजेंडा क्या थे। उन्होंने ये बोला था कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम विदेशी कंपनियों को बाहर फेंकेंगे। और यही हुआ, उनकी गवर्नमेंट आई, जितनी भी विदेशी कंपनियां चल रही थी सबको फेंक दिया बाहर उठाकर। कोको कोला बहुत पहले से चल रही थी, बाहर फेंक दिया। बहुत सारी कार कंपनीज थी, उठाकर बाहर फेंक दिया, बंद करो और भारत से निकलो। ठीक है, हालांकि जनता गवर्नमेंट की सरकार जल्दी टूट गई, बिखर गई, वापस से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, लेकिन उन्होंने भी फॉरेन कंपनीज को फिर अलाउ नहीं किया।
से फॉरेन ट्रेड होता है, मतलब इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट तो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो हमें फायदा है ना, पैसे आएंगे, लेकिन इंपोर्ट जब हम करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि इंपोर्ट पर लगा दो भारी भरकम टैक्स, ताकि कोई जल्दी से मंगाए नहीं, जो जरूरत का सामान है वो ठीक है, और बाहरी कंपनियों को भारत में आने से मना कर दो, किसी भी फॉरेन कंपनी को हम भारत में, इंडिया में एंट्री नहीं देंगे। चलिए ठीक है। अब पहले तो दुनिया खुश होगी कि यार बहुत बढ़िया बात है, फॉरेन कंपनीज आ रही है, हमारा ही राज चलेगा, और हुआ भी ऐसा, उनका राज चला। लेकिन हुआ क्या, जैसे 1991 में फॉरेन कंपनीज आई ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हमारी भारत की जो कंपनीज थी, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा, ये नुकसान है, बाद में देखो हुआ क्या। 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, और ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है, अब तक जो इंडिया है, ठीक है, वो इस बॉक्स तक मान लो, एक तरीके से मान लो, मतलब फॉरेन कंट्रीज से कोई डीलिंग नहीं। जैसे ही 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, फॉरेन कंट्रीज से डीलिंग शुरू हो गई, यानी कि फॉरेन कंपनी अब इंडिया में आने लग गई थी। तो हुआ क्या, अब तक हम फॉरेन कंट्रीज से कनेक्टेड नहीं थे, जैसे 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, अब हमारी इकोनॉमी, अब हमारे कंट्री इन सब देशों से, इन सब इकोनॉमी से कनेक्टेड हो गया। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटरकनेक्शन ऑफ वन इकोनॉमी विद द अदर इकोनॉमीज, यानी कि एक इकोनॉमी का जुड़ाव, एक इकोनॉमी का इंटीग्रेशन, एक इकोनॉमी का कनेक्शन दूसरी इकोनॉमीज के साथ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ वन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था का जुड़ाव दूसरों के साथ, ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा जी, पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या क्या होंगे। देखो, जैसे ही विदेशी कंपनियां भारत में आई, तो वो भारत में पैसा लेकर आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की जमीनें खरीदेंगी, ठीक, और यहाँ से मशीनें खरीदेंगी, यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल वगैरह खरीदेंगी, बहुत सारी चीजें होगी। तो करोड़ों रुपए या अरबों रुपए भारत में एक साथ आ गए, संभाल नहीं गए। तभी तो दिल्ली गुड़गांव में रेट इतने महंगे हो गए। नोएडा इस समय बहुत महंगा सिटी है, सेकेंड टॉप मोस्ट, जो हमारे इंडिया में सबसे महंगा सिटी है वो नोएडा है, उससे पहले बैंगलोर आता है, ठीक है, बहुत महंगा सिटी है, बहुत महंगा। रीजन क्या है, पैसा बहुत है लोगों के पास। पैसा किस चीज का, जमीनों का, जमीनों के अलावा आईटी कंपनीज का, और वहां पर हजारों, पहले नोएडा को जानता नहीं था कोई भी, और आज की तारीख में लाखों लोग रहते हैं। अब सोचो वो लाखों लोग, वो भी आईटी कंपनीज में, जिनकी सैलरी 1-1 लाख रुपए, जब सैलरी इतनी है तो खर्चा भी होगा, खर्चा कहाँ होगा, नोएडा में होगा, तो पैसा कहाँ घूमेगा, वहीं घूमता रहेगा। नोएडा में इस टाइम बहुत महंगाई है, आज भी बहुत महंगे रेट है। दिल्ली गुड़गांव क्यों चमके, इन मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद चमके, इन विदेशी कंपनीज के आने के बाद चमके। हाँ, अगर हम इस साइड की बात करें, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का पहला फायदा क्या हो, पहला फायदा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हमारे कंट्री में, विदेशों से ढेर सारा पैसा आया हमारे कंट्री में, जी ठीक है। दूसरा फायदा क्या हुआ, जब फॉरेन कंपनीज भारत में आई तो यहाँ फैक्ट्रियां लगी, तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, दो फायदे, मजे हो गए। और फायदा सुनो, देखो, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप लोग यहाँ पर काम करने आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन भाई हमारी शर्त ये है कि आप यहाँ पर खुद काम करोगे, मतलब खुद नहीं कर सकते हो पूरा काम, आपको यहाँ पर एक इंडियन कंपनी को पार्टनर बनाना पड़ेगा, अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो तो। अच्छा, अब वो सोचे थे कि पार्टनर तो बना लेंगे, और इंडिया में काम करने का फायदा पता क्या था, उस समय इंडिया में, आज भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पहले मार्केट भी बहुत बड़ा था, और मार्केट में कंपटीटर्स नहीं थे, फर्में ही नहीं थी, गिनती के 2-4 सामान मिलते थे, इसके अलावा सामान ही नहीं होता था, मतलब उस प्रोडक्ट के कंपटीटर्स ही नहीं थे। तो हर किसी को पता था कि जैसे ही मार्केट में एंटर करेंगे एकदम से मार्केट को कवर कर जाएंगे, तो उन्होंने मजबूरी में आकर इंडियन कंपनीज को पार्टनर बनाया। अब देखो मजे क्या हो गए, जैसे इंडियन कंपनी को पार्टनर बनाया, हम तो पैसे ही तो लगा सकते, अकल तो नहीं थी उस समय हमारे पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी से काम करने की। उन्होंने काम किया, मुनाफा हुआ, आधा उनका आधा हमारा, चलो वो तो अपने देश ले गए पैसा, लेकिन हमारा पैसा कहाँ
कंपटीशन बढ़ी। अच्छा और फायदा मैं बताता हूँ आपको, और फायदा क्या बताता हूँ। पहले एक प्रोडक्ट की 2-3 कंपनीज थी, अब 20-25 कंपनी होगी। कंपटीशन की वजह से कस्टमर को बढ़िया क्वालिटी का माल सस्ते दाम पर मिलने लगा, नहीं लगा? ये भी फायदा, पहला एक फायदा ये हो गया कि बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलने लगा, दूसरा फायदा ये हो गया सस्ते दाम पर मिलने लगा। ये हुई वाली बात। ये थे ग्लोबलाइजेशन के फायदे। पर नुकसान भी बहुत थे। नुकसान क्या था? सबसे पहला नुकसान तो ये था कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो जो हमारी इंडियन कंपनीज थी ना, वो बाहर मार्केट से बंद हो, यानी कि अब उनके ग्राहक बचे ही नहीं, क्योंकि हर किसी को चमकते ऐड से अट्रैक्शन होती, ठीक है, हर किसी को बढ़िया क्वालिटी चाहिए। अब हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना उस टाइम, उन लोगों के पास थी, उन लोगों की तरफ मार्केट जब चलता चला गया और हमारी इंडियन कंपनीज क्या हो गई? बंद। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान ये हुआ कि काम यहाँ पर करती है, कमाती यहाँ पर है, और पैसा कहाँ ले जाती है वो कंपनीज? अपने देश। तो देश का पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर। अगर यही काम इंडियन कंपनी करे, अगर यही काम इंडिया में रहकर एक इंडियन कंपनी करे तो देश का पैसा कहाँ रहेगा? देश के अंदर कमाएगा तो सही, लेकिन वो आदमी खर्च कहाँ करेगा? यही तो करेगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? व्यापार यहाँ कर रहे हैं, पैसा हमसे ले रहे हैं, कमा रहे हैं और खर्च कहाँ कर रहे हैं? अपने देश। तो देश का पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान क्या है? अब जैसे जैसे मार्केट में कंपनीज हैं, आप देखो ज़्यादातर मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है, विदेशी कंपनीज है, तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट वापस से गुलाम हो गया ना विदेशियों का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा मार्केट वापस से गुलाम हो गया दूसरे देशों का, यानी कि हम पूरी तरीके से उन्हीं की कंपनीज पर डिपेंड है। आज अगर मोबाइल फोन्स की बात करें तो इंडियन कंपनीज कौन सी थी? कार्बन थी, स्पाइस थी, लावा थी, बंद हो गई। अब चल कौन सी? MI, पूरे तरीके से चाइनीज कंपनी, ठीक है। जो भी कंपनीज चल रही है इंडियन तो नहीं है ना, चाहे चाइना की हो, कोरियन हो, जर्मन हो, जापानीज हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन इंडिया की तो नहीं है ना। तो आप सोचो इंडिया में कितने सारे फोन यूजर्स हैं, अगर यही कंपनीज इंडिया की होती तो आप सोचो देश का पैसा कहाँ रहता? देश के अंदर, लेकिन अब वो नहीं है, कहाँ गया? बाहर चला गया, और अब हम इनके गुलाम बन गए मार्केट के तौर पर देखें। तो ये नुकसान है ग्लोबलाइजेशन। तो क्लियर हो गई यहाँ पर ये वाली बात कि लिबरलाइजेशन क्या है? अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशंस को हटाना लिबरलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन क्या है? मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना प्राइवेटाइजेशन है। और ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी का इंटरकनेक्शन दूसरी इकोनॉमीज के साथ, यही क्या है? ग्लोबलाइजेशन। क्लियर होगी वाली बात? चलिए क्लास, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर